We are going to start another lecture of nuclear reactions, which is nuclear cross section. What is nuclear cross section? What is the role of nuclear cross section for nuclear reaction? So we will discuss comprehensively nuclear cross section in this lecture. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को कि आपके सामने ये एक वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड का एक प्लेन एरिया है, इसकी लेंथ और इसकी हाइट। अगर आप सर्टन डिस्टेंस से परपेंडिकुलरली इस पे बुलेट फायर करते हैं तो वो बुलेट जो है इस टोटल प्लेन एरिया जो है बोर्ड का आउट ऑफ टोटल एरिया कि एक ख़ास पॉइंट पे जाके पेनिट्रेट करेंगी। तो वो टोटल एरिया का जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल पार्ट बुलेट ने पेनिट्रेट किया है, वो जो स्मॉल पिन होल या पिन नीडल्स की तरह का जो क्रॉस सेक्शन आपको मिला है, ये प्रोजेक्टेड एरिया जो आपको मिला है आउट ऑफ टोटल एरिया, उस एरिया को क्या कहा जाएगा? क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट एरिया। तो बात को ज़रा समझें कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो हम इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट पे फाल करते हैं। टारगेट हमारे पास क्या होता है? कोई मटेरियल होता है किसी खास पर्टिकुलर एलिमेंट का, यूरानियम का है, बेरिलियम का है, नाइट्रोजन का है, या वट एवर देयर नेचर में बी। तो उस मटेरियल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डायमेंशन तो 1 फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर है। तो जब आप इंसिडेंट पार्टिकल फाल करोगे तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम के तमाम इंसिडेंट पार्टिकल जाके न्यूक्लियाई को हिट करें। कुछ जो वैकेंट स्पेसेस होती है, क्योंकि एटम में हम जानते हैं 99% तो स्पेस वैकेंट है, 0.1% जहाँ पर उसका सारा मास लाई करता है। तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि मोस्ट ऑफ द इनकमिंग इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियाई को हिट किए बगैर निकल जाएंगे। एक और दलील इसकी, ये विंडो ग्लास है, इस विंडो ग्लास से लाइट रेज इंसिडेंट पार्टिकल फोटॉन बाहर से आ रहा है। तो जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग भी है। तो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स ऑफ इनकमिंग फोटॉन ग्लास मॉलिक्यूल की स्पेसिंग में से आ रही है। वेरी फ्यू ऐसे हैं कि जिनमें इनकमिंग फोटॉन जो है वो ग्लास मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट आके क्या करता है? हिट करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन तब होगा जब आप फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स टारगेट न्यूक्लियाई पे फाल करेंगे। तो उस फ्लक्स में से ये देखना है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल उस टारगेट न्यूक्लियस में मौजूद, जहाँ न्यूक्लियाई पड़ी हुई हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्होंने तो वेरी स्मॉल जगह घेरी हुई है, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो उनकी इंटरेक्शन के साथ क्या होगा? प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी बनेगा और कोई पार्टिकल इमिट भी होगा। इमिटेड पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या गैमा रे फोटॉन बाहर आएगा। देन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस। तो फिर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? हम क्वांटम मैकेनिकली कह सकते हैं कि अगर आप 100 फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियाई पे फाल करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं है, प्रोबेबिलिटी होगी। ज़रूरी नहीं है, क्या पता कोई 100 के 100 कामयाब ना हो, क्योंकि उनके सामने इफेक्टिव एरिया न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो इधर उधर हो जाएं। क्योंकि आपका आने वाला पार्टिकल न्यूक्लियस में मौजूद क्या करेगा? न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करेगा, और न्यूक्लियन ने क्या किया हुआ है? वेरी स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन भी एक इवेंट है, और ये इवेंट कौन सा है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर टेक प्लेस होता है, रूनुमा होता है। यानी आप 100% डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि आपने इंसिडेंट पार्टिकल फाल किया और रिएक्शन हो गया। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की हैसियत न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बैकबोन का काम करती है, वाइटल रोल प्ले करती है। अगर ये टर्म नहीं होगी तो न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। और अब आपके जहन में बात आ गई होगी कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो बड़ी जामे किस्म की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे दी है, तो जो दें, गौर से सुने। जो बात मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली बताई है वही डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इफेक्टिव एरिया presented by a nucleus towards the beam of bombarding particle or incoming particle. An effective area presented by nucleus कि टोटल न्यूक्लियस जो है
टोटल न्यूक्लियस समझ लें, ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड में से न्यूक्लियस जो है, टोटल न्यूक्लियस का जो एरिया है उसमें से वो एक छोटा सा इफेक्टिव एरिया प्रेजेंट करेगा न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, अपना सारे का सारा एरिया नहीं पेश करेगा। जैसा मैंने कहा ना, बुलेट फायर करोगे तो वो टोटल बोर्ड का जो एरिया है, आउट ऑफ दैट एरिया एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगी वो बुलेट जो है। जिस तरह आप लोग पेपर पेन जो है ना, उसकी टो को, नोक को जो है ना बोर्ड पे इम्प्रेस कर देना, तो वो एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑक्यूपाई करती है जो है। तो इसी तरह यहाँ पर भी कह रहा है कि इट इज़ एन इफेक्टिव एरिया प्रेजेंटेड बाय ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने प्रेजेंट किया किसके अगेंस्ट, टूवर्ड्स द बीम ऑफ इनकमिंग पार्टिकल, फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल सच दैट number of incident particle that would strike this area lead to nuclear reaction, led to nuclear reaction। कि वो जो इनकमिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर वो उस इफेक्टिव एरिया के ऊपर इंटरैक्ट करने में कामयाब हो गए, देन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस, अदरवाइज न्यूक्लियर रिएक्शन कुड नॉट अकर। तो ये फिर इसलिए क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि इट इज द प्रोबेबिलिटी that an event may occur perpendicularly when a beam of incoming particles fall normally on a target such that that target contains at least one particles per unit area। कि एक ऐसी probability है कि जिसमें हम incoming beam of particles टारगेट पे परपेंडिकुलरली फॉल करती हैं, नॉर्मली फॉल करती हैं, तो एटलीस्ट उस टारगेट को क्या होना चाहिए, 1 यूनिट एरिया में एक पार्टिकल्स उसके पास कम से कम होना चाहिए, तब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। तो आप इसको समझने के लिए ऑलमोस्ट जब भी हम कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, तो इसका कोई यूनिट भी होगा वेरी स्मॉल स्केल पे। तो बार्न इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, बार्न इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, and 1 barn is equal to 10 power minus 28 square meter या 10 power minus 24 square meter। क्योंकि एक बार्न में, क्योंकि न्यूक्लियाई है, याद रख लो, वो न्यूक्लियाई इतनी जगह नहीं ऑक्यूपाई करती, एटम की नेकेड व्यू नहीं है, 1 एंगस्ट्रॉम डायमेंशन है, 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो न्यूक्लियस तो वेरी स्मॉल है। तो जब आप स्क्वायर मीटर में लेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 पावर माइनस 28 स्क्वायर मीटर जो है 1 बार्न के इक्वल कहलाएगा। तो ये बेसिकली बार्न का यूनिट जो है ना एरिया के लिए यूज़ होता है, क्योंकि न्यूक्लियस अपना एरिया प्रेजेंट करता है ना फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स के लिए, तो एरिया स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या कहा दिया, बार्न के यूनिट से पहचाना गया। अब एक बड़ी प्यारी एग्जांपल दी गई है समझने के लिए कि इफ बोरॉन 510 टारगेट न्यूक्लियाई होगा, टारगेट न्यूक्लियस होगा, इफ बोरॉन 510 इज बम्बार्डेड बाय इनकमिंग न्यूट्रॉन विद स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड मीन 1 किलोमीटर पर सेकेंड, देन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन कैप्चर्ड बाय बोरॉन 510 शुड बी 1200 बार्न्स। कि बोरॉन जो है ये टारगेट न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन फॉल करते हैं किस स्पीड के साथ, 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो बोरॉन का जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होगा न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के लिए, जाहिर है न्यूट्रॉन टोटल बोरॉन एज ए टारगेट न्यूक्लियाई आप इनकमिंग न्यूट्रॉन के सामने रखेंगे, तो उसमें से जो बोरॉन का टारगेट न्यूक्लियस जिन न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने से क्या मराद है, बोरॉन के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, 5 प्रोटॉन है, 5 ही न्यूट्रॉन है, तो इनके साथ जब न्यूट्रॉन कैप्चर्ड हो जाएगा तो इट मीन न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, 1200 बार्न्स। जिस तरह आप कहते हैं कि एक चेयर्स जो है ना ज़मीन पे रखते हैं तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, तो आप कह सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर एरिया या 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। तो बोरॉन जो है उसका जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1200 बार्न। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में कहते हैं इफ ए गैमा रे फोटॉन विद एनर्जी 2.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंटरैक्ट और इंसिडेंट ऑन ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ये बड़ा फेमस रिएक्शन कल लिखा था,
H12 ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन, कि ड्यूट्रॉन के ऊपर आप गैमा रे फोटॉन 2.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फॉल करती हैं। तो क्रॉस सेक्शन फॉर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन अपना क्रॉस सेक्शन कितना प्रेजेंट करेगा? 1.2 10⁻³ बार्स, क्योंकि गैमा रे फोटॉन बड़ा लाइट है, एनर्जी वेव पैकेट है, एनर्जी पैकेट है, ये मटेरियल पार्टिकल नहीं है, तो इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है ना। जिस तरह ग्लास में से थाउजेंड्स ऑफ फोटॉन ग्लास स्लैब में से जो है, ये विंडो ग्लास जो है, इसमें से विदाउट स्कैटरिंग, विदाउट इंटरेक्टिंग विद गैस मॉलिक्यूल्स इस रूम में आ रहे हैं, तो ये वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया प्रेजेंट करेगा। अब इस न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस कंसिडर ए टारगेट स्लैब प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स। ये कोई भी टारगेट न्यूक्लियाई है, उसकी एक स्लैब हमने रख दी है, फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल, इनकमिंग पार्टिकल का फ्लक्स गैमा रे फोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कोई भी हो सकता है। अब इस स्लैब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और थिकनेस स्मॉल डी है। याद रख लो, डी इज द स्मॉल थिकनेस ऑफ दिस टारगेट स्लैब एंड कैपिटल ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात को समझना है। लेट द वॉल्यूम ऑफ द होल स्लैब, इफ ए इज द एरिया, डी इज द थिकनेस, देन वॉल्यूम ऑफ द स्लैब क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, कैपिटल ए इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टारगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, कि ये जो टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम में है, यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में न्यूक्लियाई की तादाद कितनी है? स्मॉल n। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? AD। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द होल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा? ये जो इक्वेशन 1 है ना, वॉल्यूम, इसके साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्मॉल n कैपिटल A इंटू डी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जिसको मैंने लिख दिया कैपिटल N इंटू टी। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आप प्रीवियस क्लासेस में इस तरह की मैथमेटिक्स में बहुत सारी कैलकुलेशन कर चुकी हो। तो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एज्यूम करता हूँ, इमेजिनेशन है कि दिस टारगेट इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट डिस्क ऑफ एरिया ए, कि ये जो टारगेट स्लैब है कि ये एक डिस्क है। जिस तरह कंप्यूटर डिस्क नहीं होती, तो कंप्यूटर डिस्क के ऊपर आप एक पिन होल करते हैं और वो पिन होल जो पेनिट्रेट होता है, तो उस टोटल डिस्क के एरिया में से जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया वो कैरी कर लेता है, वो क्या है? सिग्मा है। तो लेट वी assume that this target slab is replaced by an imaginary disk having cross section area sigma. तो then total projected nuclear area for interaction assuming no overlapping, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा है तो उस डिस्क का जो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया होगा, जिसमें इनकमिंग फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं और हम एज्यूम करते हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी जो फ्लक्स आ रहा है ना, गैमा रे फोटॉन आ रहा है, तो वो आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर रही हैं। ये हमने एजम्पशन लिया हुआ है। अच्छा, हर पार्टिकल जाके इंटरेक्ट करता है, तो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा? देखिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिस्क। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिस्क क्या है? सिग्मा। तो ये हो जाएगा NT इंटू सिग्मा, लेकिन NT किसके इक्वल है? NAD इंटू सिग्मा। इज इट क्लियर? ये टर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक मैंने कहा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक प्रोबेबिलिटी है, तो हम दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आपके पास एक फ्लक्स है इनकमिंग पार्टिकल्स का, 1000 पार्टिकल्स हैं, आपने फॉल कर दिए टारगेट न्यूक्लियाई पे। क्या आउट ऑफ 1000 के 1000 पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएंगे? कुछ करवाएंगे ना, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ 1000 में कहता हूं कि 300 जो है आर सक्सीडेड टू प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, while rest of them could not succeeded to produce a nuclear reaction। तो जो टोटल फ्लक्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहा है वो किधर आएगा? न्यूमरेटर में। जिस तरह आप क्लास में मार्क्स लेते हो
तो टोटल मार्क्स डिनोमिनेटर में और ऑब्टेन मार्क्स किधर आ जाते हैं, न्यूमरेटर में। तो बात को समझना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग इंटरेक्शन, अंडरगोइंग इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, ये टर्म ज़हन में आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग इंटरेक्शन divided by total number of incident particle, this should be equal to total projected area, total area के जो इनकमिंग पार्टिकल का फ्लक्स है ये आप किस पे फाल कर रहे हैं, इस बोर्ड के सारे एरिया पे। तो लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इसके सामने क्या आएगा, टोटल एरिया, क्योंकि ये टोटल एरिया के लिए है ना। अब लेफ्ट साइड पे हमने कहा कि कुछ ने इंटरेक्शन कर ली, जिन्होंने इंटरेक्शन की तो उन्होंने टोटल एरिया में से क्या किया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये दोनों रेशो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो हम इसको यूं पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग इंटरेक्शन डिवाइडेड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग इंटरेक्शन टू टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट particle is equal to ratio of total projected area out of total area, total projected area out of total area। तो अब हम कहते हैं then probability of incoming particle to hit a nuclear target will be, तो फिर probability क्या होगी न्यूक्लियर टारगेट को हिट करने की, इस टर्म को लगाएं, टोटल प्रोजेक्टेड एरिया इक्वेशन 3 NAD इंटू सिग्मा आउट ऑफ टोटल एरिया। तो ए और ए क्या हो गए, कैंसिल, तो एन डी सिग्मा, इस रेशो को मैंने यूटिलाइज किया है। इज इट क्लियर, आसान है जो है। अब एक और प्रोबेबिलिटी, एक और प्रोबेबिलिटी इसके साथ इक्वेट करने के लिए, अगर मैं कहता हूं कि ये जो फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल आ रहा है, इन पार्टिकल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इज कैपिटल आई, ठीक हो गया, ये उनकी इंटेंसिटी है। एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट पार्टिकल बनेगा ना, प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा ना। तो मैंने आई फाल किए हैं, तो आई 1000 थे, आई कितने थे 1000, वो सारे कामयाब नहीं हुए हैं। 300 ने क्या किया है, न्यूक्लियर रिएक्शन किया है, तो फिर 300 ने न्यूक्लियर रिएक्शन किया है तो 300 प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेंगे ना। तो आउट ऑफ आई जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो गए, कैपिटल एन। आई आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स हो गए। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आउट ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ये डिनोमिनेटर वाले आपके टोटल मार्क्स हो गए और ऊपर वाले क्या हो गए, आपके वो 10 मार्क्स हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ incident particle that should fall on the target slab or that should fall on the imaginary disc placed in the path of incoming flux of particles। is it clear? तो इस तरह ये probability और ये probability सेम हुई ना। इक्वेशन 4 की probability मैंने इस रेशियो से ली है और ये probability मैंने इससे ली है, तो 4 और 5 को क्या करें, कंपेयर कर लें। तो एन डी सिग्मा इक्वल टू एन बाय आई, तो यहाँ से सिग्मा क्रॉस सेक्शन है ना, दिस इज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एन और डी आई के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय आई एन डी। तो इक्वेशन 6 इज द रिलेशन फॉर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। यही फाइनल रिलेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मीठा और डालते हैं, बात को समझना है। मैं ज़रा इसको समझने के लिए, आई बाई ए कहाँ से आया, इक्वेशन 6 में जो डिनोमिनेटर टर्म्स है, डिनोमिनेटर टर्म, इसको ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें एरिया से। आई बाय ए ये डिवाइड हो गया और एन इंटू ए ये मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर होगी बात ये है। अब आई बाई ए फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल पर यूनिट एरिया, कि वो जो इनकमिंग पार्टिकल आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी या जो फ्लक्स है पर यूनिट एरिया पे फॉल कर रहा है। और बाकी टर्म्स के ऊपर मैं कहता हूं इफ n इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या लेता हूं मैं 1, थिकनेस d 1 सेंटीमीटर लेता हूं, कि अगर टारगेट स्लैब की थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लेता हूं, तो फिर ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी 1
तो आपके पास क्या बचेगा, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन n number of product nuclei, the ratio of number of product nuclei out of number of incident particle per unit area. So this is best relation describe nuclear cross section. कि डिनोमिनेटर के में क्या है कि टारगेट स्लैब के पर यूनिट एरिया पे अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स आप फॉल करते हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो जो करेंगे उतने प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेंगे, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, तो वो क्या आ गया, कैपिटल N, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ये N में एक और बड़ी डिसेंट डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, जिस तरह आप कहते हो ना F इक्वल टू ma, हाउ कैन यू डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, आप कहते हो इफ मास इज 1 kg दैट प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 1 न्यूटन इज ए फोर्स विच प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 kg। तो इसी तरह हमने इसलिए कहा है कि थिकनेस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ली जाती है जब डिफाइन किया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये टर्म सारी 1 हो जाएगी। तो ये एक रिलेशन आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का। अब इसको एक और फॉर्म में एक और रिलेशन बड़ा प्यारा दिया गया, हालांकि ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट है, तो मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करता हूँ इंटेंसिटी के लिहाज से, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक सॉलिड ब्लॉक है, सॉलिड बॉक्स है, सॉलिड मीडियम है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, तो जो देनी है, अच्छा लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है, इसकी थिकनेस है ना कोई, इसकी dx थिकनेस है, मैं इस पे लाइट रे फॉल करता हूँ, इनकमिंग लाइट रे की इंटेंसिटी है I, यहाँ पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा हूँ, I इंटेंसिटी है। तो जब इस थिकनेस में ये इनकमिंग फ्लक्स ऑफ लाइट बीम पेनिट्रेट करेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, रिड्यूस्ड होगी ना। I सॉलिड ब्लॉक में पेनिट्रेट होने से पहले थी, तो जब वो पेनिट्रेट करती है तो इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होगी I नॉट आप इनिशियली ले लो, I नॉट लेट्स सपोज कि पेनिट्रेट करने से पहले क्या है I नॉट, और जब पेनिट्रेट करती है तो वो क्या है I है। बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, वो हाँ इसी तरह लिखा है कि I नॉट इनिशियल इंटेंसिटी है, और जब पेनिट्रेट करती है तो क्या हो जाती है I, तो इंटेंसिटी में रिडक्शन आई ना, तो रिडक्शन इन इंटेंसिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियाई लिया है आपने, टारगेट स्लैब ली है, इसकी कोई पर्टिकुलर थिकनेस है, इस टारगेट स्लैब पे जब हम फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स फॉल करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी I नॉट। अब ये फ्लक्स पेनिट्रेट करता है उस थिकनेस में, तो dx थिकनेस है, अच्छा ये इंटीग्रेशन के लिए dx लिया है, तो इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होकर क्या हो जाती है I हो जाती है। क्लियर होगी बात। देन रिडक्शन इन इंटेंसिटी di, फाइनल इंटेंसिटी माइनस इनिशियल इंटेंसिटी। तो वी इंट्रोड्यूस नेगेटिव साइन बिकॉज as far as the flux of incoming particle penetrate into this slab, the intensity will decrease. That is why we introduce negative sign. तो minus di is proportional to original intensity. First experimental observation कि ये intensity में जो reduction हुई है ये original intensity के directly proportional है। Minus di is directly proportional to dx. जितनी thickness ज़्यादा होगी intensity ज़्यादा रिड्यूस्ड होगी, और जितनी इनिशियल होगी उतनी, देखिए इनिशियल अगर 1000 है तो रिडक्शन प्रोबेबिलिटी इंटेंसिटी में प्रोबेबिलिटी की रिड्यूस होने में चांसेस ज़्यादा है। अगर आने वाली इनिशियल इंटेंसिटी 50 है तो फिर उसमें रिडक्शन भी क्या होगी, कम होगी जो है। तो जितनी इनिशियल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतनी फिर जो है ना रिडक्शन भी होगी। तो इन दोनों को A और B को कंपेयर करें, माइनस डी आई इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एक्स, तो यहाँ पर एक सिंबल यूज हुआ है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट which is a function of nature of material of your slab placed perpendicularly to incoming particles, कि उसकी नेचर कैसी है, आपका टारगेट न्यूक्लियाई कैसा है,
तो वो मटेरियल टू मटेरियल, एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो फिर अगर एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज हो रहा है तो इंटेंसिटी में रिडक्शन जो है, ये जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है कि कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है, ये वो इस चीज़ का तयन कौन सी चीज़ करेगी, मटेरियल करेगा कि उस मटेरियल के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, तो वो कैसे उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। अब डी आई को नीचे डिवाइड कर लें, माइनस को उस तरफ ले जाए, म्यू नॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करें। इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट थी, फाइनल आई है। तो जब आई नॉट थी तो उस वक्त थिकनेस क्या थी, 0, क्योंकि पेनिट्रेट ही नहीं किया उसने, पेनिट्रेट ही नहीं किया ना। जो पेनिट्रेट करता है तो थिकनेस इंक्रीज हो रही है। तो राइट साइड पे जो डी एक्स इंटीग्रेट होगा 0 to x। तो आपको इल्म है नीचे वेरिएबल हो ऊपर डिफरेंशियल हो, तो log ऑफ आई नॉट अप टू आई माइनस म्यू नॉट एक्स। तो अपर लिमिट log ऑफ नेचुरल log ऑफ आई माइनस नेचुरल log ऑफ आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एक्स। तो log a माइनस log b वाला फार्मूला log आई ओवर आई नॉट माइनस म्यू नॉट इंटू एक्स। एंटी लॉग लें, नेचुरल लॉग कैंसिल होगा, तो आई ओवर आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट एक्स। तो आई नॉट को उस तरफ ले जाएं तो आई इक्वल टू आई नॉट टाइम एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू नॉट एक्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जब आपका फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल जिसकी इंटेंसिटी आई है, जब वो किसी स्लैब में पेनिट्रेट करता है तो उसकी इंटेंसिटी ओरिजिनल इंटेंसिटी की टाइम रिड्यूस होती है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली रिडक्शन आ रही है। तो इसको अगर हम ग्राफ ड्रा करें, प्रैक्टिकल में हमने किया भी था, ये वो प्रैक्टिकल है जो है ना, यहाँ पर आ गया एक्स को, थिकनेस को एक्स एक्सिस के लांग लें और इंटेंसिटी को वाई एक्सिस के लांग लें, तो एक्सपोनेंशियल कर्व आएगी विच ओबे रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ। उसमें भी यही था ना कि n इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। इसी तरह डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी यही टर्म आ जाती है। युकावा पोटेंशियल भी ऐसा ही आता है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंटेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो ये पता चला कि जब आपका इनकमिंग पार्टिकल्स न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो जितना फ्लक्स ऑफ इनकमिंग पार्टिकल आप न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन पे फॉल करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी में क्या आएगी, रिडक्शन आएगी। और कैसी रिडक्शन आएगी, एक्सपोनेंशियली रिडक्शन आएगी। थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है।